ईरान में बॉम्ब गिरता है और हमारे यहाँ कॉमन मैन की थाली से एडिबल ऑयल और ग्रोसरीज महंगी हो जाती है। एक आम इन्वेस्टर को जियोपॉलिटिक्स से अपना पोर्टफोलियो कैसे बचाना चाहिए? क्या आप अभी डिफेंस और एनर्जी स्टॉक्स में पैसा लगाने का सलाह देंगे? तो आनंद जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा। तो आपका जैसे आपने इन्होंने भी बताया और मैंने भी पढ़ा आपके बारे में, आपने CFA किया है ना, आपने काफ़ी अच्छे अच्छे डिग्रीज और हासिल किया। सी एट द एज ऑफ 18 जैसे मेरा ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड, तो तभी मैं म्यूचुअल फंड के लाइन में आ गया था। आई वॉज विथ माई फादर, मैं उनसे सीखता था, मैं सेमिनार्स मीटिंग्स ये सब अटेंड करता था जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या होता नहीं होता। इट वॉज अ वेरी नेसेंट स्टेज उस समय। आनंद जी, सोशल मीडिया पे आज हर दूसरा बंदा रेंटेड लग्जरी कार के साथ फिनेंशियल ज्ञान दे रहा है। ये बीमारी है या चॉइस? दैट इज़ वन ऑफ द चैलेंज विच इंडिया इज फेसिंग राइट नाउ। आज नमस्ते भारत, स्वागत है फिर से आज एक बेहतरीन एपिसोड में इंडिया राइज द नेक्स्ट बिग शो। मैं हूं शो का होस्ट लक्ष्य राज देवगुरु जायसवाल और हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है और हमारे साथ आज होस्ट प्रिंस जालू भी मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस शो का होस्ट और आप सभी का दोस्त, और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनके बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। टुडेज गेस्ट इज रीडिफाइनिंग व्हाट मॉडर्न फाइनेंशियल एडवाइजरी लुक लाइक, from working with global giants like Morningstar, PwC and BNY Mellon to joining and modernizing a 20+ year family business. He brings global expertise with Indian values. He is a CFA and FRM charter holder, along with qualifications like CA, IA, and SCR. But beyond degrees, his mission is simple: helping people create long-term wealth with trust, ethics, and clarity. So please welcome Mr. अनंत अग्रवाल। थैंक यू। तो आनंद जी, जैसे आपको मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके बारे में दिया, मैं भी चाहता हूँ कि आप अपने ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। सो मेरा नाम अनंत अग्रवाल है। बाय प्रोफेशन मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ, जहाँ पे मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कि कहाँ पैसे लगा सकते हैं, कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एंड बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ CFA एंड FRM चार्टर होल्डर, एंड अर्लियर आई हैव 5 to 6 years of corporate experience, and ये हम लोग का फैमिली बिजनेस है जिसमें आई हैव जॉइंड। आई एम ट्राइंग टू टेक फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ आवर फैमिली। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आनंद जी, जैसे आज जो ये वीडियो देखने वाले हैं, हमारे जो पॉडकास्ट का ये वीडियो, उनको इस वीडियो से क्या मिलने वाली है? मतलब थोड़ा जिस्ट में बता दीजिए कि आज इस वीडियो से क्या मिलेगा लोगों को। सो व्हाट आई विल ट्राई कि जो लोग आज के डेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, या फिर अगर करते हैं तो उनको आइडिया नहीं है कि कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, कहाँ पैसे इन्वेस्ट करें, किस तरीके से इन्वेस्ट करें, कैसे अपने फाइनेंशियल प्लान या अपने गोल्स के ओरिएंटेड अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे उनको मैं ट्राई करूँगा वैल्यू एडिशन करने का, उनको समझाने का कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एंड अगर वो कहीं भटक रहे हैं इन्वेस्टमेंट में तो कैसे वो सही दिशा में आ सकते हैं। दैट आई विल ट्राई टू हेल्प। सो आनंद जी, जैसे कि बहुत लोग हैं जो आज के टाइम पे आपको म्यूचुअल फंड्स और ये सारी चीज़ के गाइडेंस देते हैं, तो आप ऐसा क्या डिफरेंट क्रिएट करेंगे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट मतलब इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करवाते हैं लोगों का, एंड दैट इज़ गुड। बट मेरे में डिफरेंशिएशन ये रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ऑनेस्ट गाइडेंस मिलेगा। आई विल थिंक अबाउट यू फर्स्ट कि आपको आपके लिए क्या सही है, एंड सिंस मेरे पास हम लोग का एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड में मार्केट में लास्ट 20 ईयर्स का, एंड मेरे पास क्वालिफिकेशन भी है, तो उन दोनों का एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग एंड एक प्रैक्टिकल नॉलेज, दोनों का मिश्रण से वी कैन डेवलप एंड अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं। सो एक क्लैरिटी मिलता है आप लोग को एक, और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं, अगर जिस फंड में या जिस स्कीम में भी इन्वेस्ट कर रहे हो वो स्कीम में क्यों कर रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या पर्पस है, एंड हर साल क्लाइंट के साथ रिव्यू करना, उनके साथ बैठ के समझाना उनका, एंड टच में रहना उनके साथ। दैट इज़ समथिंग जो यूनिकनेस हम लोग का लाता है। ग्रेट। तो मतलब जो भी आपके साथ जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे उनको कुछ वैल्यू एडेड जरूर मिलेगा। ग्रेट ग्रेट। लक्ष्य, अब आप। आनंद भाई, आज भी भारत के बड़े हिस्से में लोग म्यूचुअल फंड को चीट फंड या सरकारी लॉटरी की तरह देखते हैं। रीसेंट स्कैंडल्स के बाद लोग पूछते हैं, अगर कल को फंड हाउस बंद हो गया या मार्केट क्रैश नहीं बल्कि कैश एंड बर्न हो गया, तो क्या इन्वेस्टर्स का पैसा सिर्फ एक डिजिटल नंबर बन के रह जाएगा? कॉमन मैन को कैसे यकीन दिलाए कि ये स्कैम नहीं है? आप एब्सोल्युटली, आई मीन आपका सोचना एकदम सही है कि पहले पास्ट में बहुत सारे केसेस हुए ऐसे चिट फंड टाइप्स। इनफैक्ट आज भी दुनिया में होते रहते हैं, कहीं ना कहीं स्कैम होता रहता है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। बट म्यूचुअल फंड ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लास्ट 63 ईयर से सर्वाइव कर रहा है, एंड
तब से लेकर टिल डेट अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ है कि जहाँ पे स्कैम हो गया हो या फिर आपका पैसा लेके भाग गया कोई, ऐसा कभी नहीं हुआ, बिकॉज इट इज़ अ वेल रेगुलेटेड इंडस्ट्री। सेबी जो है इसको रेगुलेट करता है, एंड आपका जो रुपया भी रहता है वो हम लोग के पास नहीं रहता है, वो इन दी एंड रेगुलेटर के पास, जो RTA होता है, कैम्स, कार्वी, इन लोग सब दे द ऑर्गेनाइजेशंस जो आपका पैसा को निगरानी भी रख रहे हैं, एंड डे बाई डे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आते रहते हैं, सो दैट इसमें स्कैम्स वगैरह नहीं हो जैसे पहले चिट फंड्स में होते हैं, एंड आजकल भी काफ़ी सारे हो रहे हैं। तो इट्स अ वेल रेगुलेटेड एनवायरनमेंट जहाँ पे स्कैम्स होना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हो सकता, बट 99.99% होता ही नहीं है इसमें, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट। तो गवर्नमेंट क्या गारंटी लेती है इन रुपयों का? गारंटी तो अगर गारंटी होता तो म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क लिखा नहीं आता, तो गारंटी कोई चीज़ का नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि सिंस रेगुलेशंस इतना है ना, तो उसमें से मतलब स्कैम होना या ये सब चीज़ होना बहुत डिफिकल्ट हो गया आज के तारीख में। इनफैक्ट जो फंड मैनेजर्स है वो भी उनका भी एक रूल्स है कि मतलब अपना सैलरी का कुछ पोर्शन उस फंड में लगाए जो वो मैनेज करते हैं, सो दैट स्किन इन द गेम हो। तो इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा उन्होंने जो फंड लगाया है वो सही जगह लगा हुआ है, सेबी रेगुलेट कर ही रहा है, एम्फी एक बोर्ड है जो रेगुलेट करती है म्यूचुअल फंड को। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव सच स्कैम्स इन द इंडस्ट्री। जैसे कि टायर 2 टायर 3 सिटीज़ है इंडिया में, जो गांव है मेजरली, वो लोग सोचते हैं पैसे को लैंड पे लगा दे रादर देन म्यूचुअल फंड। क्या गारंटी है? लैंड तो सामने दिखता है उनकी आँख के सामने। तो उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे जो भारत की रूट में जो ऑडियंस बैठे हैं अभी देख रहे हैं आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने गारंटी वर्ड बोला, गारंटी दुनिया में मतलब ऐसा कुछ होता नहीं, हम लोग का लाइफ का गारंटी नहीं है। इनफैक्ट आप हॉस्पिटल में भी जाते हो तो डॉक्टर यही बोलता है कि पेशेंट को कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट, बट वो गारंटी नहीं बोलता है कि हम लोग ठीक करके देंगे आपको। सो इट्स लाइफ इज़ ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज़ एंड प्रोबेबिलिटीज़ कि क्या हो सकता है। एंड अब लैंड में भी आप जैसे आप बोले कि लोग इन्वेस्ट करते हैं, सारे एसेट क्लासेस, चाहे वो लैंड हो, म्यूचुअल फंड्स हो या फिर आप इक्विटी, डेट, सब ओके है, बट आपके लिए क्या सही है वो जानना ज़रूरी है। एंड लैंड में प्रॉब्लम ये आता है जनरली, आज आपने लैंड ले लिया लेट्स से, ठीक है, अब आपको 1 साल 2 साल बाद रुपये का ज़रूरत है, आप लैंड का कुछ टुकड़ा बेच के तो पैसा नहीं ले सकते ना। एंड अगर आप करोगे भी तो फिर लैंड पूरा बेचना पड़ेगा, बेचने में भी हैसल है, पार्टी को ढूंढो, उसको पेपर वर्क देखो, लीगल वर्क देखो, एंड कब का तो रुपया आएगा नहीं आएगा डोंट नो। म्यूचुअल फंड में ऐसा क्या चीज़ है कि आप आज रुपया इन्वेस्ट किए, वेन एवर यू वांट आप कभी भी रुपया निकाल सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप रुपया आपका फंस गया, आप दुनिया का कोई भी कोना में हो, आज मैं अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं अगर लंदन में बैठा हूँ, मैं एक क्लिक दबाऊंगा मेरे बैंक में रुपया आ जाएगा 2 मिनट में। 100% एग्जैक्टली, इट इज़ बेटर देन FD एंड इंश्योरेंस। एंड इंश्योरेंस इज़ अ डिफरेंट प्रोडक्ट। वो इंश्योरेंस हो गया आपका लाइफ का सुरक्षा के लिए, म्यूचुअल फंड हो गया आपका लाइफ में इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएट करने के लिए। दोस आर अ डिफरेंट प्रोडक्ट, बट यस विद रिस्पेक्ट टू FD इट इज़ अ बेटर प्रोडक्ट, बट हर एक का अपना प्रोज एंड कॉन्स है, एंड आपका इन्वेस्टर्स का रिस्क एपेटाइट क्या है उसके बेसिस में वी कैन डिसाइड कि हाँ FD सही रहेगा उनके लिए या म्यूचुअल फंड सही रहेगा। ओके प्रिंस। आनंद जी, जैसे म्यूचुअल फंड आपने बताया, म्यूचुअल फंड के बारे में हम इतना डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑडियंस के और क्लियर करके बताइए म्यूचुअल फंड होता क्या है, क्योंकि आज के टाइम पे ना लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं, वो सारे 4-5 चीज़ को लेकर उनको समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो थोड़ा इस चीज़ को क्लियर करिए कि शेयर क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, जिससे कि ऑडियंस को इस चीज़ को और अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, मान लीजिए म्यूचुअल फंड इज़ जस्ट लाइक, आप जैसे पब्लिक बस में कभी ट्रैवल किए होंगे, तो एक बड़ा सा बस है, उसमें एक ड्राइवर होता है, ड्राइवर एक्सपीरियंस होता है, जो अच्छा खासा बस चला के रहेगा उसको एक्सपीरियंस है, उसमें हर स्टॉप में बस रुकता रहता है, कोई पैसेंजर उतरते हैं, कोई पैसेंजर निकलते हैं। म्यूचुअल फंड इज़ ऑल्सो लाइक दैट, जहाँ पे एक फंड मैनेजर है, जैसे बस का ड्राइवर है वैसे वहाँ पे फंड मैनेजर है जो काफ़ी एक्सपीरियंस है, नॉलेजेबल है, एंड काफ़ी उसको एक्सपर्टीज़ है फंड मैनेजमेंट का, तो वो पैसा मैनेज कर रहा है। यहाँ पे कोई 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकता है, एंड स्काई इज़ द लिमिट, आप जितना चाहो उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो जो भी डेली वर्कर्स है जिनके पास पैसे जमा करने का सुविधा नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा टूल है म्यूचुअल फंड, जहाँ पे आप थोड़े रकम से भी बड़ा वेल्थ बना सकते हो। आज की तारीख में अगर कोई 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी करता है लेट्स से मंथली, तो उसको लगता है 500 रुपये से क्या ही हो जाएगा, बट अगर आप देखोगे, अगर आप 15% का रिटर्न अज्यूम करते हो फॉर एग्जाम्पल रफली, ठीक है, अगर वो 500 रुपये का SIP 40 साल तक कंटिन्यू करा तो 1 करोड़ बन जाएगा उसका वैल्यू, मोर देन 1 CR। वही 500 रुपये जो आज छोटा लग रहा है, एट द आफ्टर 40 ईयर्स अज्यूमिंग 15%, वो वैल्यू उसका 1 करोड़ क्रॉस हो जाएगा। बट इसमें यही है कि डिसिप्लिन एंड पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंटली आपको करना पड़ेगा ये सारा। यस ओके। सो आप बोलना चाहते हैं कि लाइक म्यूचुअल फंड कोई भी कर सकता है, एंड इसको करने का क्या प्रोसेस है, कैसे किया जाता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। क्या ये ऐप्स के थ्रू होते हैं या इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं? 2 तरीके से जनरल इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं म्यूचुअल फंड में, एक डायरेक्ट रूट होता है और एक रेगुलर। डायरेक्ट हो गया कि फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्टली
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, लेट्स से कोई भी XYZ म्यूचुअल फंड है, आपको उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है बिकॉज आपके पास नॉलेज है, आपके पास समय है समझने का, एंड प्लस आपके पास पेशेंस भी है, और आपको पता है कि मैं जिस फंड में लगा रहा हूँ वो क्यों लगा रहा हूँ, क्या पर्पज़ के लिए है, तो डायरेक्ट रूट हो गया उनके लिए, एकदम बेस्ट रूट है। बट अगर कोई लेट्स से किसी का बिजनेस है, कोई कॉर्पोरेट में काम करता है आज की तारीख में, या कोई अपना अपना काम कर रहा है, तो उसके पास टाइम नहीं है सब चीज़ समझने का, क्योंकि 50 म्यूचुअल फंड कंपनीज है, कौन सा म्यूचुअल फंड कंपनीज उनके लिए सही है वो जानना, इट्स अ वेरी टीडियस जॉब। करेक्ट, जस्ट लाइक डॉक्टर के पास आप बीमार हो जाते हो तो आप मेडिसिन की दुकान में जाकर दवाई ले लेते हो, पैरासीटामोल या कैल्पॉल, बट इनकेस अगर बीमार एस्केलेट हो गया तो आप फिर डॉक्टर को कंसल्ट करते हो कि भाई इसको कैसे ठीक किया जाए, बिकॉज ऐसा हो गया था। वैसे एक डायरेक्ट रूट हो गया जहाँ पे आप मेडिकल का शॉप से दवाई ले लिए तो ठीक है, नहीं हुआ तो इन दी एंड आप कोई रेगुलर प्लान चूज़ करोगे जहाँ पे आप एडवाइज़र के पास या कोई फाइनेंशियल प्लानर के पास जाके या कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके उनसे सलाह लोगे कि भाई मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, ये मेरा वेल्थ अभी तक और पास जमा हुआ है, मेरा ये टारगेट है, गोल है, एंड इसके थ्रू मैं कैसे अचीव कर सकूं। तो आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बनाएगा, आपको बताएगा कि कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किस फंड में लगा रहे हैं, उस फंड का फंड मैनेजर कौन है, क्या बेनिफिट हो सकता है। सो दीज आर द 2 वेज, बाय डायरेक्ट रूट और बाय रेगुलर। सो लाइक अगर जो भी हमारे ऑडियंस है, कोई अगर आपसे जुड़ना चाहता है, जो चाहते हैं कि आप उनका फंड मैनेज करें, तो वो कैसे पॉसिबल होगा, थोड़ा बता सकते हैं? Our office is in Calcutta, Dalhousie area में, and they can reach out to us on phone, आपको डिस्क्रिप्शन या उसमें दिख जाएगा, या ईमेल आईडी आपको दिख जाएगा, ईमेल आईडी से या लिंक्डइन के थ्रू मेरा प्रोफाइल है, वहाँ यू कैन रीच आउट टू अस। तो मतलब अगर लोग आप तक पहुँच गए और आपसे बात किए तो आप उनको ये चीज़ पूरा एक्सप्लेन और प्रॉपर्ली कर सकते हैं, फिर आगे की सारी जो चीज़ें वो आप उनको बाद में वहाँ बता सकते हैं। परफेक्ट। तो अनंत जी, आपके पास जैसा कि CFA, FRM, CAIA की इतनी डिग्रियां हैं, लेकिन आजकल एक 20 साल का इन्फ्लुएंसर बिना किसी डिग्री के ऑप्शंस ट्रेडिंग सिखा रहा है और लोग उसे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। क्या डिग्रीज़ की वैल्यू ख़त्म हो रही है, या लोग शॉर्टकट के चक्कर में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आजकल क्या है कि सबको चाहिए कि जल्दी पैसा बनाना है, कि क्विक मनी कैसे करें FNO के थ्रू, एंड सेबी का ये डेटा बोलता है कि 9 out of 10 इन्वेस्टर्स जो भी FNO में करते हैं, दे बर्न देयर हैंड्स, उनका पैसा इंडियन डूबता ही है। तो FNO एक ऐसा सेगमेंट है ना जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रहते हैं, और उनके पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म्स एंड एल्गोरिदम्स है दैट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर आम आदमी या कोई मिडिल क्लास आदमी को कि वो उसमें इन्वेस्ट करे और उसको बीट करके दिखाए। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। एंड जो आपने बोला इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, वो लोग क्या करते हैं कि मतलब बहुत सारे वीडियोज़ आजकल मार्केट में हर तरीके के। एक वीडियो है जहाँ पे बताया जाता है कि हाउ टू पिक अ स्टॉक इन 1 minute। अगर एक स्टॉक चूज़ करना 1 मिनट में इतना आसान होता तो आज इतने बड़े हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटीज़, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, उनका तो जॉब ख़त्म ही हो गया एक तरीके से, इट्स यूजलेस। एंड वो जो इन्फ्लुएंसर बता रहा है वो खुद अपना पैसा तो लगा नहीं रहा है, वो अपना ऑडियंस को बस अपना व्यूज़ के लिए, क्लिक बेट जो होता है उसके लिए बस ये सब चीज़ कर रहा है। आज कुछ और है, कल कुछ और रहेगा, परसों कुछ और रहेगा। आज आप देखोगे, आप मतलब ऐसा चीज़, आज पानी पीने का भी 6 तरीके का है, खड़े होके पियो, बैठ के पियो, सो के पियो। तो दीज आर दी अदर वेज। सो अल्टीमेटली एक सही सलाहकार होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप आज म्यूचुअल फंड, आज कोई बोल दिया कि ये म्यूचुअल फंड सही है, 3 महीना बाद बोलेगा अच्छा ये म्यूचुअल फंड सही है, तो आप उसमें लगा दोगे। फिर 3 महीने बाद बोलेगा कि अच्छा ये नहीं वो सही है, सेम आदमी, तो आप उसमें जंप कर दोगे। यू बिकम लाइक अ मंकी, एक पेड़ से दूसरे पेड़ आप जंप कर रहे हो। यू हैव टू स्टे देयर, आपको डिसिप्लिन वे से पेशेंसली इन्वेस्ट करते रहना है, देन यू कैन अचीव योर वेल्थ। अदरवाइज आप स्टैगर्ड हो जाओगे एंड यू विल बी लॉस्ट कि क्या करे क्या नहीं करे। सलाहकार की ज़रूरत है, जैसे अर्जुन के लिए कृष्ण ने सलाहकारी की थी, वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए आप वैसे सलाहकार बन सकते। तो अनंत जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, तो आपका जैसे आपने, इन्होंने भी बताया और मैंने भी पढ़ा आपके बारे में, आपने CFA किया है ना, आपने काफ़ी अच्छे डिग्रीज और हासिल किया, तो आपका एक अच्छा खासा फाइनेंशियल करियर वहाँ सेट था। आपने वो सब कुछ छोड़ के वापस से अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा इस पर लाइट डालिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना हमारे। सो सी एट द एज ऑफ 18 जैसे मेरा ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड, तो तभी मैं म्यूचुअल फंड के लाइन में आ गया था। आई वॉज विथ माई फादर, मैं उनसे सीखता था, मैं सेमिनार्स, मीटिंग्स ये सब अटेंड करता था जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है नहीं होता। इट वॉज अ वेरी नेसेंट स्टेज, उस समय काफ़ी छोटा था, उतना समझ में नहीं आता था चीज़ें। बट एट दैट टाइम आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ कि भाई इकोनॉमी में क्या होता है, मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, थोड़ा समझने का कोशिश किया था। बट एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली आई वॉज स्टडिंग CFA एंड FRM, ऑल दिस थिंग्स। सो आई अंडरस्टैंड कि बिफोर कमिंग इन टू दिस एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, उससे पहले व्हाट आई वांट कि जो फंड मैनेजमेंट लाइन होता है,
पहले मेरे को वो समझना है कि वो क्या सोचते हैं जब वो इन्वेस्ट करते हैं। जैसे जो फंड मैनेजर होते हैं वो क्या सोच के इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में या डेट में, क्या पर्पस रहता है, क्या माइंडसेट रहता है उनका। तो वो चीज़ अगर मैं समझ जाऊँगा ना, तो उसके बाद मैं अगर इस बिजनेस में आता हूँ ना, सो आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड बोथ साइड ऑफ द कॉइन, कि मेरे को पता है कि फंड मैनेजर अगर है वो कैसा है, क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, एंड प्लस मेरे हिसाब से क्लाइंट के लिए क्या सही रहेगा, वो भी मैं एक सेकंड ओपिनियन ले सकता हूँ। तो दोनों साइड ऑफ द कॉइन को समझने के लिए आई थॉट कि एक कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ले लेता हूँ, थोड़ा समझ लेता हूँ मार्केट में क्या होता है, कैसे होता है। एंड नाउ व्हेन आई सिट विद द फंड मैनेजर्स, नाउ इट बिकम लाइक एन एप्पल टू एप्पल कन्वर्सेशन। अब फंड मैनेजर को भी पता है कि अच्छा ये मेरे लाइन में ऑलरेडी रह चुका था पहले, ये समझता है चीज़ों को, क्वालिफाइड भी है, तो डिस्कशंस भी काफ़ी फ्रूटफुल होते हैं, क्वालिटी डिस्कशंस होते हैं। अदरवाइज मैं अगर सिर्फ एडवाइजरी बिजनेस में रहता है, शुरुआत में सिर्फ इसमें रहता है, नो डाउट अच्छा करता है 100%, बट क्या मैं उस लेवल तक पहुँच सकता है, दैट्स क्वेश्चनेबल। दैट्स व्हाई इट वाज माय पर्सनल चॉइस कि पहले मैं 5-6 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लूँ, उसके बाद मैं इस फील्ड में आके इस लेगेसी को कंटिन्यू सो करूँ। बेसिकली कैसे बड़े कंपनी काम करते हैं, कैसे बड़े कंपनीज के अंदर पूरा ये स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है, वो सब कुछ आपने उसको बेस रूट लेवल से जाना, एंड फिर उसी चीज़ को अपने ही 20 ईयर्स रनिंग बिजनेस के अंदर अप्लाई करके, दैट्स अ वेरी गुड थिंग आनंद। लाइक आप, मेरे को लगता है कि ये सारी चीज़ें जो भी हमारे ऑडियंस हैं उनको आपसे ये चीज़ सीखना चाहिए कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो उसको और बेसिक क्रिएट करिए, एंड फिर उसी नॉलेज को अपने ही बिजनेस में लगा के कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते इंटू हैं 10x ग्रो करिए। राइट। एंड द पॉइंट इज, अगर मैं पहले बिजनेस कर लेता, चालू करता, एंड बाद में अगर मेरे को जॉब करना पड़ता, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एज भी मैटर करता है। एंड मैंने 22 की एज में अपना जॉब करना चालू कर दिया था, एट एज ऑफ 22, 5 years 6 years आई वॉज इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। नाउ आई थॉट कि मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया है, सब चीज़ आई अंडरस्टैंड कि फंड मैनेजर क्या सोचते हैं। मैं जब लंदन भी जाता था, वहाँ भी फंड मैनेजर लोग से मिलता था, वहाँ का मार्केट भी समझता था। नाउ आई थॉट कि अच्छा, दिस इज द बेस्ट टाइम कि अब मेरे को मूव करके अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहिए। ग्रेट सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस। वेरी वेरी नाइस, एक्चुअली योर थॉट प्रोसेस वेरी क्लियर, एंड जितने भी जन हम लोग सुन रहे हैं उनको भी बहुत समझ में आएगा कि अगर आपका थॉट क्लियर हो तो गोल आपको बहुत नज़दीक दिखने लगता है। लक्ष्य तो अनंत जी, ये ऑडियंस की तरफ से एक, मतलब हम लोग सर्वे करते हैं कि जब भी जिसका पॉडकास्ट करते हैं कि ऑडियंस के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, दुनिया एनर्जी क्राइसिस से गुजर रही है और हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। एज अ फिनेंस एक्सपर्ट, क्या आपको लगता है कि अगला रिलायंस या टाटा रिन्यूएबल सेक्टर से निकलेगा? और क्या इन्वेस्टर्स को अब ट्रेडिशनल स्टॉक्स छोड़कर सिर्फ ग्रीन एनर्जी और ईवी में पैसा लगाना चाहिए, या ये सिर्फ एक हाइप है? ऐसा मतलब इट्स आई मीन ऑब्वियसली एनर्जी सेक्टर इवॉल्व करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिवन द सिचुएशन जो अभी चल रहा है मार्केट में एंड इकोनॉमी में, बट ऐसा कमेंट करना कि इक्विटी या फिर अदर एसेट क्लासेस बंद हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे, इट्स अ वेरी मतलब वेरी इट्स अ मिथ आई वुड से, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है कि इक्विटी है। बिकॉज अभी भी इंडिया में 10, 15, 20 साल का रनवे इतना है कि इंडिया का इकोनॉमी कुछ भी नहीं ग्रो नहीं हुआ है अभी तक तो, एंड वी हैव अ ह्यूज रनवे कि आने वाले टाइम में इक्विटी मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा। एट द सेम टाइम ऑब्वियसली एनर्जी सेक्टर एंड ऑल ईवीज एंड बैटरीज भी करेगा, जिसमें इंडिया उतना अभी तक एनहांस लेवल में नहीं है जितना बाकी देश है जैसे चाइना, यूएस वगैरह। बट येस, उसको होने में कितना टाइम लगेगा वी कांट से, एनर्जी को ग्रो होने में, बट इक्विटी मार्केट डेफिनेटली आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फ्लरिश करने वाला है। अनंत जी, जैसे आपने बताया कि इक्विटी मार्केट फ्लरिश करने वाला है, सो जैसे आप, क्या आपका ये बेसिक थंब रूल्स है जो आप देखते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी म्यूचुअल फंड, और वो बेसिकली क्या ऐसा 3-4 चीज़ है जो अगर आप अभी बता दें तो वो ऑडियंस के लिए भी थोड़ा अच्छा होगा कि उन्हें भी एक नॉलेज मिले कि मिनिमम हमें ये बेसिक क्राइटेरिया तो देखना ही चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी म्यूचुअल फंड। तो वो आप लोग का थोड़ा बेसिक बता पाएंगे कि वो क्या आप लोग देखते हैं? ओके, मान लीजिए कोई एक क्लाइंट है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग क्लाइंट के साथ एक क्वेश्चनर करते हैं जिससे पता चलता है 4-5 क्वेश्चंस के थ्रू कि उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है। वो मॉडरेट रिस्क है, एग्रेसिव है या कंजर्वेटिव है। एग्रेसिव है इसका मतलब कि वो उसके पास रिस्क लेने का क्षमता है, वो 5 साल 10 साल 15 साल के लिए मार्केट में आ रहा है एंड ही इज़ ओके विद द वॉलेटिलिटी जो ऊपर नीचे चढ़ा होता है। मॉडरेट रिस्क हो गया कि उसको पता है कि ज़्यादा रिस्क लेने लें, कम रिस्क से ज़्यादा रिटर्न है तो वैसा उसको चाहिए, तो वो एक पता चल जाता है। एंड कंजर्वेटिव मतलब उसको रिस्क एकदम नहीं चाहिए, उसको पैसा अपना कैपिटल इंटैक्ट रखना है, वो ऊपर वॉलेटिलिटी से उसको चाहिए नहीं। तो अब मान लीजिए कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है, ठीक है, तो अब उसके बेसिस में वी विल डिसाइड कि उसका गोल क्या है, क्या पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। लेट्स से 10 साल का होराइजन है, किसी का बच्चे की शादी के लिए या अपना बच्चे के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कर रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट पता है कि 20 साल का गोल है एंड वी नो दैट कि वो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, तब उसके लिए अकॉर्डिंगली वी सजेस्ट फंड्स। अब फंड का सिलेक्शन कैसे होता है, दैट वी डिसाइड बेस्ड ऑन 4 to 5 पैरामीटर्स। हम लोग देखते हैं कि वो फंड, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो फंड का
रोलिंग रिटर्न्स क्या रहा है इन द लास्ट 5 years 10 years, हर फंड का हिस्ट्री पड़ा है, पूरा हिस्ट्री जाके अपने चेक कर सकते हैं कि रोलिंग बेसिस में वो फंड ने कितना परफॉर्म किया, लास्ट 5 years रोलिंग रिटर्न क्या रहा है, 10 years क्या रहा है। ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। सेकेंड वी चेक कि उस फंड का फंड मैनेजर कौन है, बिकॉज व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप यू बेट ऑन द जॉकी नॉट ऑन द हॉर्स। तो आपको जॉकी पे पैसा लगाना है, तो आपको फंड मैनेजर का स्टाइल कैसा है, वो क्या सोच के पैसा लगाता है, क्या थॉट प्रोसेस है, वो जानना ज़रूरी है। तो फंड मैनेजर से हम लोग मिलते हैं, उनसे समझते हैं कि आप जो फंड मैनेज करते हो उसमें क्या आपका थॉट प्रोसेस है, क्या स्टाइल है, वैल्यू स्टाइल है या ग्रोथ स्टाइल है, अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, उसके बेसिस में डिस्कस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो फंड लास्ट 1 साल 3 साल 5 साल में नहीं चला है ना, हम लोग उसमें ज़्यादा सोचते हैं इन्वेस्ट करने का। सबसे बड़ा गलती लोग क्या करते हैं कि लास्ट 1 साल 3 साल 5 साल में कौन सा फंड अच्छा चला है तो इसमें लगा दो, बट लोग ये नहीं समझते कि वो थीम ऑलरेडी चल चुका है, वो फिलॉसफी जिसके थ्रू फंड मैनेजर इतना रिटर्न कमाया है वो ऑलरेडी चल चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर दोज प्लेयर्स जो अभी तक नहीं चला, जो थीम्स जो लॉजिक अभी तक नहीं चला है। ओके तो ऐसे नहीं कि सब में लगाते हैं, वो 1 या 3 या 5 years में जो नहीं चला है ना, जैसे 10 फंड है जो नहीं चला, 10 फंड में से हम लोग डिसाइड करते हैं कि फंड मैनेजर का क्या है, क्यों नहीं चला, उनसे बात करके फिर वो बताते हैं कि देख अभी हम लोग का स्टॉक्स अच्छा है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, सब चीज़ बेटर है, हम लोग का बस टाइमिंग सही नहीं रहा है, बट आने वाले टाइम में ये थीम चलने वाला है एज पर देयर थॉट प्रोसेस, और अगर हम लोग का अलाइन करता है थॉट प्रोसेस उनके साथ, देन वी डिसाइड कि अच्छा ठीक है इनके साथ कर सकते हैं। सो दीज आर दी एंड प्लस डाउनसाइड रिस्क कितना उस फंड का, कि फंड अगर ऊपर जाता है तो अच्छा रिटर्न देता है मार्केट ऊपर जाने से, लेकिन नीचे जाने से फंड ज़्यादा नीचे नहीं जाए। मार्केट अगर 15% नीचे गया तो हम चाहते हैं कि फंड 15% से ऊपर नहीं जाए, अब 10% 7% में जा रहा है ठीक है, आई एम ओके, लेकिन अगर ऊपर जा रहा है तो 15% तक तो जाए, आई एम ओके विद दैट, बट डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो जैसे अनंत जी, जैसे जितने भी अभी मोतीलाल फंड है या पारेख फंड है, तो ऐसे करके बहुत सारे आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जिसके अंदर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, नॉर्मली अपने ऐप्स के थ्रू जाके भी कर सकते हैं। सो क्या ये सारे जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करना चाहिए, कि आप कुछ और सजेस्ट करते हैं जहाँ पे अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना? आप कहीं से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं पर भी, कोई भी, मतलब बहुत सारे, जैसे मैंने कहा डायरेक्ट रूट है एंड रेगुलर रूट है। डायरेक्ट हो गया कि आप डायरेक्टली पैसा मैनेज करो, पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, हमारे पे कोई एडवाइजर, कोई सलाहकार नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, यस। एंड एक हो गया रेगुलर रूट, जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर यानी मेरे जैसे थ्रू आप आ रहे हो, आप पूछ रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी डिसाइड कि आप इसके थ्रू इन्वेस्ट करो, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, एंड हम लोग उनका पैसा फिर पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। ओके, जो अनंत जी, इसमें मेरा एक प्रश्न था, जैसे अगर मैं डायरेक्ट करता हूँ और मैं आपके थ्रू करता हूँ, सो क्या इसमें एज एन कस्टमर मेरा कोई डिसएडवांटेज होता है क्या? मेरे को आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना रहता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या डिसएडवांटेज नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि अगर आप जो म्यूचुअल फंड में एक टर्म होता है टोटल एक्सपेंस रेशियो, तो अगर आप डायरेक्ट रूट के थ्रू करते हो तो आपका मान लीजिए अलग अलग क्या बोलते हैं कैटेगरी का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो रहता है, बट मोटा मोटी मान के चलिए 0.5-0.7% के आसपास रहता है। तो डायरेक्ट रूट के थ्रू कर रहे हो तो आपको रफली 0.5-0.7% का एक्सपेंस रेशियो बेयर करना पड़ेगा। अगर आप कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एमएफडी के थ्रू करते हो तो आपका वो एक्सपेंस रेशियो 0.5 की जगह हो सकता है 0.7 या 0.8 हो जाए। तो फॉर 20-30-40 पैसा, अगेन इट्स नॉट कि हार्ड एंड फास्ट, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, बट 20-30-40 पैसा का फर्क उतना ही रहता है जनरली। एंड दैट इज द डिफरेंस जो इन्वेस्टर्स को आएगा, बट दैट डिफरेंस जो है 30-40-50 पैसा का जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, दैट इज़ द सर्विस जो हम लोग क्लाइंट को मैनेज करने के लिए करते हैं, उनका पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए करते हैं। दैट इज़ द एक्सपेंस जो उनको एक्स्ट्रा देना, बियर करना पड़ता है, बट उनका एनएवी में उतना ही फ़र्क पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। वही चीज़ मेरे को कंफर्म करना था, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, लोग बिना एक्सपीरियंस के अपना, आजकल ऐसे सब बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए जहाँ पे आप डायरेक्टली जाके अपना म्यूचुअल फंड आप कर सकते हैं, बट विद एक्सपीरियंस इसका मज़ा ही अलग होगा ऑब्वियसली। तो अनंत जी, ईरान में बॉम्ब गिरता है और हमारे यहाँ कॉमन मैन की थाली से एडिबल ऑयल और ग्रॉसरीज महंगी हो जाती है। एक आम इन्वेस्टर को जियोपॉलिटिक्स से अपना पोर्टफोलियो कैसे बचाना चाहिए? क्या आप अभी डिफेंस और एनर्जी स्टॉक्स में पैसा लगाने का सलाह देंगे? सब आपका जो पहला सवाल था कि हाँ, जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी मार्केट में अनसर्टेनिटी रहता है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्राइसिस हर बार आता है, बट अलग अलग स्टोरीज़ रहता है। आज से 5 साल पहले कोविड था, उस समय काफ़ी क्राइसिस हुआ था, सबको लगा दुनिया बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसके पहले 2007-8 का क्राइसिस था, उस समय भी लगा सब खत्म हो जाएगी, और अब ये वॉर लड़ाई का चल रहा है। आज से 1 साल पहले टैरिफ का चल रहा था, आज उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। ये सब स्टोरीज़ है, वो बोलते हैं ना, हिस्ट्री नेवर रिपीट्स, इट राइम्स। सो सेम कोविड अगर वापस आ जाए
तो आप पैसा लगाने के लिए रेडी रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि उस समय पैसा बना था। लेकिन अब जैसे स्टोरीज चेंज हो गया, नैरेटिव्स चेंज हो गया, तो लोगों को डर लग रहा है कि भाई क्या हो जाएगा आगे जाके, ऐसा होगा वैसा होगा। सो एवरीथिंग इज़ जस्ट टेम्पररी। हम वही बोल रहे हैं कि आज ये स्टोरी है, कल कुछ और स्टोरी रहेगा, परसों कुछ और रहेगा। उल्टा वेल्दी लोग तो मैं देखता हूँ कि ऐसे मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। एग्जैक्टली। जब 2020 का क्राइसिस हुआ था उस समय मार्केट्स बहुत गिरे थे। उस समय वॉट वी एज अ एडवाइज़र डिड विद दैट, हम लोग अपना पैसा काफ़ी डबल डाउन किए थे, बिकॉज वी नो अगर मार्केट चला तो अच्छा खासा रिटर्न आएगा, और दुनिया खत्म होनी है तो इस पैसे का करेंगे भी क्या। तो फिर वही पैसा जो हम लोगों ने लगाया था आज वो 3 गुना 4 गुना हो गया इन द नेक्स्ट 5 years। सो जब मार्केट गिरता है ना, तो अब जैसे बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि कोई सेक्टर हो गया, अब हम लोग को दिख रहा है कि हाँ वो सेक्टर 15% गिर गया, जैसे कोई सेक्टर 15% गिरता है देन हम लोग का आईब्रोज रेज होता है कि अच्छा अब इसमें लगाने का टाइम आ रहा है। जब वो 15% गिरता है तो हम लोग कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और 5% गिर गया तो हम लोग और डबल डाउन करते हैं। लोग क्या करते हैं 15% गिरने के बाद 20% गिरता है तो निकाल लो और लॉस बुक कर लेते हैं, बट हम लोग और डबल डाउन करते हैं। और जब वो डबल डाउन करने के बाद वो 20% से वापस कवर अप करता है तो वो 40-50% का CAGR देता है आपको, वो जो हम लोग का कोविड का टाइम हुआ था। सो जैसे ही मार्केट गिरता है ना, पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि सब नैरेटिव्स एंड स्टोरीज़ है। एक दिन बस वही है कि एक दिन आज ये स्टोरी रहेगा, कल कुछ और स्टोरी रहेगा, और कुछ नहीं। मैं भारत के ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी ढूंढी है, यस, ना कि उससे परेशान होकर घर पे बैठ जाइए। करेक्ट। जैसे इन्होंने भी बताया कि इंडिया में अभी आपने चेक किया कि ऑयल का इशू आ गया, गोल्ड परचेज करने मना कर दिया, तो ये आपके हिसाब से ये क्या चीज़ है, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों इंडिया मना कर रहा है कि आप फॉरेन ट्रिप्स में मत जाइए, आप ऑयल मत परचेज करिए, आप एडिबल ऑयल कम खाइए? ऐसा आपके हिसाब से क्यों लग रहा है कि क्या पर्पस है ये? ओके, सो अल्टीमेटली ये जो हो रहा है ना, ये इंडिया का करेंसी मतलब रुपये को बचाने के लिए हो रहा है। अच्छा। देखा जाए तो आज जैसे अपने जो गोल्ड है, गोल्ड बाहर से इंपोर्ट होता है, क्रूड ऑयल जो ऑयल है वो भी बाहर से इंपोर्ट होता है, राइट। फॉर एग्जांपल ऑयल का एग्जांपल लेते हैं, जो ऑयल आज से 2 साल पहले लेट से $60-70 पर बैरल का था, ठीक है, आज वही ऑयल खरीदने के लिए 110 बैरल का लग रहा है। तो करेक्ट, तो मेरे को अगर वही चीज़ खरीदना है तो इंडिया का जो वो ऑयल पहले 60 रुपये में आ रहा था, फॉर एग्जांपल $60 में आ रहा था, अब वो 110 में आ रहा है, तो महंगा हो गया ऑयल। महंगा होने से क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ने से सेंट्रल बैंक क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगी जस्ट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है कि जो भी फॉर एग्जांपल जो भी कंपनीज होती है उनको जो लोन लेते हैं अपना प्लांट फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, वो लेना कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा तो उनका एक्सपेंशन नहीं होगा कंपनी का, तो उससे स्टॉक मार्केट इक्विटी मार्केट हिट होता है। सेकेंड, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो जो कॉमन मैन है वो क्या करेगा, वो मार्केट से रुपया निकाल के बोलेगा FD या किसी में लगाते, पहले 6% मिल रहा था, मेरे को 7-8% मिल रहा है, तो मार्केट से निकल के FD में पार करने लग जाएगा। राइट। थर्ड, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से नॉर्मल लोग लोन नहीं लेंगे, बिकॉज वो लेट्स हाउसिंग लोन हो गया या एजुकेशन लोन हो गया, और भी तरीके से लोन है, तो कंजम्पशन इकोनॉमी में हिट होगा, जिसकी वजह से अगेन इकोनॉमी विल फॉल डाउन। तो जस्ट टू कंट्रोल द करेंसी, दैट्स वाई गवर्नमेंट इज टेकिंग दिस स्टेप्स कि वो अपने करेंसी को मेंटेन करने के लिए क्रूड ऑयल को कर्टेल करने का सोच रहा है या फिर कम यूज़ करने का दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। सो दैट इज़ अ मेन पर्पस। सेम गोज़ फॉर गोल्ड। एंड प्लस एक और चीज़, करेंसी अगर डिप्रिशिएट हो गया तो फॉरेन मार्केट्स भी, जो भी फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, वो भी अपना पैसा लेके जाके सेफ एसेट में लगाएंगे अपना डॉलर्स में, तो उसकी वजह से और करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है। तो जस्ट टू कंट्रोल द करेंसी द गवर्नमेंट इज टेकिंग दिस स्टेप्स सो दैट ज़्यादा करेंसी डिप्रिशिएट नहीं हो, सो दैट इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं बढ़े, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं बढ़े, और उसकी वजह से इकोनॉमी में ज़्यादा क्राइसिस नहीं है। मतलब अब मेरे को जाके क्लियर हुआ कि ये इसके पीछे कारण ये था बेसिकली कि अपना करेंसी का वैल्यू बढ़ाने के लिए ये सारे चीज़ें किए जा रहे हैं। और इससे एक एडवांटेज आपको ये हुआ होगा, जब लोग इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कम करेंगे तो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा करेंगे। एंड एक और चीज़, लोग बोलते हैं कि अब मैं करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है, अब उसका फ़ायदा भी कैसे उठाया जा सकता है। तो वो फ़ायदा उठाने के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी इन्वेस्टर्स, कि वो ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज गोल्ड जो होता है वो डॉलर्स में ट्रेड होता है। तो अगर रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है, मतलब डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, तो गोल्ड का रिटर्न अगर 10% आता है तो करेंसी अप्रिशिएशन से, मतलब डॉलर अप्रिशिएशन से 3-4% और ज़्यादा उनका रिटर्न आएगा। तो जो 10% का आ रहा था वो 13-14% हो गया, तो उसमें करेंसी डिप्रिशिएशन का फ़ायदा हुआ। सेकंड, अगर लेट से वो कोई US मार्केट या कोई भी फॉरेन मार्केट्स में लगाते हैं तो
डॉलर अप्रिसिएशन हो रहा है, मान लीजिए 4-5% से, और जो जहाँ पे जिस मार्केट में लगा है, लेट्स से नैस्डैक में लगा है यूएस का, वहाँ पे 10% का रिटर्न है डॉलर टर्म्स में, तो वहाँ पर भी 13-14% का रिटर्न हो गया। सो करेंसी डेप्रिसिएशन होने से भी यू कैन बेनिफिट, प्रोवाइडेड आप सही तरीके से सोच के पैसा इन्वेस्ट करो। करेक्ट। अपॉर्चुनिटीज आपको हर जगह अपना ढूंढना चाहिए, तो मिल ही जाता है कहीं ना यस, एंड इंडिया जो है ना, सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट था इंडिया का वो था आईटी। एंड आईटी में क्या होगा, एआई जो स्टोरी प्ले, उसके वजह से आईटी का भी जो $300 बिलियन, नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट $300 बिलियन का एक्सपोर्ट होता था, वो भी हिट हो गया, जिसकी वजह से करेंसी में वो भी इम्पैक्ट आ गया। ओके। सो ऑल दिस थिंग्स आर क्रिएटिंग प्रेशर ऑन करेंसीज एंड प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू कंट्रोल इट। ओके। बेसिकली क्या है ना, गवर्नमेंट कभी भी ये चीज़ को उतने प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करते। जैसे अभी आपने जो एक्सप्लेन किया, आपने पढ़ा, आपने अंडरस्टैंड किया, तभी एक्सप्लेन किया। लेकिन यही चीज़ अगर गवर्नमेंट प्रॉपरली लोगों को एक्सप्लेन कर दे, तो आई थिंक हम जो चिल्लाते हैं, जो चीखते हैं, वो कम हो जाएगा और लोग समझना, अंडरस्टैंड करना ज़रा स्टार्ट कर देंगे। तो अनंत जी, सोशल मीडिया पे आज हर दूसरा बंदा रेंटेड लग्जरी कार के साथ फिनेंशियल ज्ञान दे रहा है। क्या लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इंडिया के मिडिल क्लास को कभी वेल्दी बना देगी? लोग ईएमआई पे आईफोन ले रहे हैं पर एसआईपी के लिए पैसे नहीं है। ये बीमारी है या चॉइस? दैट इज़ वन ऑफ द चैलेंज विच इंडिया इज़ फेसिंग राइट नाउ। आज आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, आपके हिसाब से कौन से एज ब्रैकेट के पास रुपया ज़्यादा होगा, जो 30 साल से ऊपर है या 30 साल से नीचे है? 30 साल से ऊपर। करेक्ट। आईफोन किसके पास ज़्यादा है? 30 साल से नीचे। सो वो माइंडसेट चेंज हो रहा है। आज का जो इंडिया है ना, वो कंजम्पशन ओरिएंटेड हो चुका है। इनफैक्ट आज का जो यंग जनरेशन है ना, उसके पास प्रेशर ज़्यादा है खर्चा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपना पैसा कमा के तो खर्चा कर रहा है, जो पेरेंट्स का रुपया है उसको भी खर्चा करना है उसको। पहले के लोग क्या करते थे, पैसा बचाते थे, सोचते थे कि हाँ भाई पैसा आगे काम आएगा। 100 कमाते थे तो एक खर्चते। एग्जैक्टली, राइट। बट आज का माइंडसेट ऐसा हो गया कि 100 कमा रहे हैं तो लोन लेके 110 में कॉन्सर्ट देखने जा रहे हैं। एग्जैक्टली। पहले दुकानदार में जाते थे, वहाँ लिखा रहता था आज नगद कल उधार। लेकिन आजकल दुकान में ईएमआई चल रही है। ईएमआई और कुछ नहीं, उधारी में है। यही बोलेंगे उधारी में दो तो कोई नहीं लेगा। ईएमआई एक अच्छा वर्ड निकल गया, तो वैसा कॉन्सेप्ट आज चालू हो गया। तो इस माइंडसेट चेंज हो रहा है और उसमें कोई ख़राब नहीं है। खर्चा होगा अच्छा है देश के लिए, बट बैलेंस तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका लेट्स से नेटवर्थ है 100 करोड़ का और आप खर्चा कर रहे हो 150 करोड़ का लोन लेके, फॉर एग्जांपल। तो ये चीज़ की वजह से ना लोग का लाइफस्टाइल ख़राब हो रहा है। अननेसेसरी स्पेंडिंग है। जैसे कि मैंने सिंगापुर के इकोनॉमी में देखा है, एक फैमिली में एक कार ही अलाउड है खरीदना, बट यहाँ पे एक फैमिली में 10-10 कार भी होते हैं। अननेसेसरी स्पेंडिंग। एग्जैक्टली, लैविश लाइफ और उसमें जा रहा है। उसमें कोई गलती नहीं है मेरे हिसाब से। इट्स जस्ट दैट कि बैलेंस वे में सब चीज़ होना। आप अगर 1 करोड़ कमा रहे हो, 20-30 लाख रुपया खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले के लोग क्या करते थे, पापा 10,000 कमाते थे, मम्मी को देते 10,000 रुपया घर खर्चा चलाने के लिए। मम्मी नोट करती थी कि भाई 2,000 रेंट में जाएगा, 2,000 फीस में जाएगा, 2,000 इसमें जाएगा, उसमें से भी 2,000 बचाती थी। बट आजकल कोई नोट नहीं करता है कि कहाँ पैसा कहाँ जा रहा है। पहले के लोग क्या करते थे, कैश में सब चीज़ डील होता था, तो कहीं फिर पैसा देते थे तो लगता था कि पैसा जा रहा है मेरा, कि मेरा ललित साहब कहीं गए 350 का बिल आया कहीं पे, तब कैश देते तो लग रहा है खचर खचर आवाज आता, तो लग रहा है कि मेरा दिल का टुकड़ा निकल रहा है। आजकल गूगल पे और कार्ड से टूटू आता है, उसमें मज़ा नहीं आता है। पहले दुकान में जाते थे, आप 20 सामान खरीदते थे, दुकानदार आपको कितना सामान देता था? 16। उल्टा हम लोग ज़्यादा स्पेंड करने लगे यूपीआई के टाइम। एग्जैक्टली। आप दुकान में भी जाओगे, पहले जाते थे मम्मी लोग तो 20 सामान का लिस्ट रहता था, दुकानदार बोलते थे ये 16 सामान है, बाकी 4 कल ला के लेगा। आज आप 4 सामान खरीदने जाते तो लाते कितना हो? इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। कि क्योंकि जब आप को लगता है ना कि आपको पता नहीं कि रुपया कहाँ जा रहा है, आप किसी तरीके से रिकॉर्ड नहीं है, देन यू बिकम कि आपको स्कैटर्ड है हर चीज़। एक शायर बोलता है कि अगर आप अपने रुपये को बताते नहीं क्या तुझे जाना किधर है, तो कुछ साल बाद ये मत पूछेगा कि तू किधर चला गया। क्या बात है। तो पैसे को काम पे लगाना, समझना, सोच समझ के प्लानिंग करना। आज हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, हम लोग हर साल उनके साथ बैठ के रिव्यू करते हैं कि उनका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा रहा था, आगे जाके कैसा लग रहा है, कुछ चेंजेस हुए कि नहीं हुआ है, उनका गोल प्लानिंग कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है, सो दैट उनको पता रहे कि हाँ भाई उनका पैसा कैसे मैनेज हो रहा है सही तरीके से। सो अनंत जी, जैसे आपने काफ़ी प्रोफेशनल पढ़ाई भी किया, आपने अच्छे से डिग्री भी लिए हैं, तो आपका जो फाइनेंशियल के रिलेटेड जो नॉलेज है वो एक नॉर्मल पीपल के नॉलेज से कैसे डिफरेंस है, और आपने उस डिफरेंस को कैसे अपना लाइफस्टाइल बनाया है, और हम कैसे उसको आपका आइडिया को लेके अपना लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हैं फाइनेंशियली, थोड़ा उस चीज़ को बताइए। सो मेरे को फाइनेंस, ऑब्वियसली बचपन से मेरा वो था कि मेरे को फाइनेंस में जाना है, बिकॉज घर में वैसा ही सिचुएशन रहा था, फैमिली वैसी थी, एंड प्लस मैं 18 साल की उम्र से ये सब करने लग गया था, तो फाइनेंस में एक अट्रैक्शन आ गया था मेरे को इतना पता था कि कुछ भी करना है फाइनेंस में करना है। बट विद टाइम मेरे को समझ में आया कि मैं जब बाहर में था, जब मैं मुंबई पुणे में काम किया हूँ, फिर मैं लंदन भी जाता था, वहाँ भी देखता था, तब मैं देखता कि यहाँ पे अवेयरनेस बहुत कम है इंडिया में, फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत कम है।
तब से मेरे को आया था कि माई पर्पस इज़ कि एज मनी एज पॉसिबल लोगों तक फाइनेंशियल अवेयरनेस पहुंचाना, उनको बताना कि भाई कैसे पैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, एंड कैसे दे कैन ट्रस्ट मी और आवर फैमिली और आवर फर्म टू मैनेज देयर मनी, सो दैट उनको एक कॉन्फिडेंस है। बिकॉज देखिए हेल्थ एंड वेल्थ इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट। आज आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो इस ट्रस्ट पे जाते हो कि मेरा इलाज ठीक से करके देगा। सेम गोज़ फॉर वेल्थ। आप उसी एडवाइज़र या उसी एमएफडी के पास जाओगे जो आपको ट्रस्ट है, जहाँ आप पता है कि ये मेरा पैसा सही तरीके से मैनेज करेगा। सो कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप उस इन्वेस्टर्स का पैसा कैसे मैनेज करते हो वो उसको भी नहीं पता चलेगा अगर आप उसको सही एडवाइस नहीं करते। करेक्ट। सो आनंद जी, एक मेरा इसी से रिलेटेड था। तो जैसे कि आज आपने किसी का फ़ंड लिया, फॉर एग्जांपल आपने उसका इन्वेस्ट करने के लिए फ़ंड लिया, और आपने 20 साल से आप बता रहे हैं आपका पूरा फैमिली बिजनेस चल रहा है। सो आपके पास कोई भी रियल एग्जांपल है जो कोई कस्टमर जो आपके क्लाइंट जो बहुत ज़्यादा आपसे हैप्पी हो या आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो कि उनके आपके वजह से उनके चेहरे में स्माइल आया है, कुछ ऐसा कोई ऐसा रियल एग्जांपल जो आप देना चाहें, हमें बताना चाहें? ऐसे बहुत सारे हैं, बट मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। जैसे एक क्लाइंट था जो आज तक कभी इकोनॉमी क्लास से ऊपर ट्रैवल ही नहीं किया, एंड ही वॉज अ वेरी मिडिल क्लास पर्सन। कोई ऐसा कुछ लैविश लाइफ नहीं था उसका, बट उसका था कि उसको एक बार बिजनेस क्लास में जाना है अपने पेरेंट्स के साथ, तो अपने फैमिली को लेके पेरेंट्स को लेके बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना है, एंड दैट वाज वन ऑफ हिज गोल जो उसको अचीव करना था। एंड वी सिट विद दैट पर्सन, उनके साथ प्लानिंग की है, एंड जब उन्होंने बिज़नेस क्लास में ट्रैवल किया तो उन्होंने मैसेज करके बोला कि आज म्यूचुअल फंड की वजह से मैं इस बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर सका हूँ, जो आज तक मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। सो दैट वाज समथिंग, जब लोगों के चेहरे पे स्माइल आता है कि हाँ भाई इसकी वजह से आज मेरा ये चीज़ अचीव हो पाया। आज बहुत सारे जन हैं जो एजुकेशन के लिए, बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा जमा करते हैं, जब उनका ज़रूरत पड़ता है रुपए का तब उनको फ़ोन आता है कि आज मेरा बच्चे का एजुकेशन आपका म्यूचुअल फंड के थ्रू मेरा हो चुका है। इनफैक्ट मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे क्लाइंट थे, वो खैनी गुटखा ये सब खाते थे, ठीक है, मतलब डेली बेसिस में उनका ये रहता था। उनकी वाइफ का ये कंप्लेन था कि इनका ये मेरे को छुड़वाना है, और उनको खुद को भी छोड़ना था, बट वो हैबिट की वजह से छोड़ नहीं पाए वो चीज़। तो हम लोग ने क्या बोला उनको कि आप डेली बेसिस में एक डेली SIP बोल के होता है, आप डेली SIP करो 200 रुपये का, और सोच के रखो कि आप जो डेली का 200 रुपया 100 रुपये आपका जो खर्च होता है ये आपका इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। आज के तारीख में उसका SIP का वैल्यू भी ग्रो हो रहा है, उसका हैबिट भी छूट गया। सो बेसिकली मतलब अगर लोग अपना इंटेंशन और अपना अगर गोल सेट कर ले, फिर जैसा आपने बताया बहुत अच्छा कि उनको बिजनेस क्लास में बैठना था, तो एक छोटा सा गोल था वो उनके पास, तो वो गोल अचीव करने के बाद जो खुशी भी आती है, दैट इज अनमैचेबल। एंड अपने बजट के हिसाब से अपना गोल सेट कर सकते हैं और अपना टेन्योर सेट कर सकते हैं और उस में अपना अचीव भी कर सकते हैं। करेक्ट, सब कुछ पॉसिबल है। इट्स जस्ट दैट कि आप सही तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से उसको करते रहो कंसिस्टेंटली। यस।